Okay, let's start with the 13th chapter. अनुमान प्रमाण, गेस करना, इन्फ्रेंस. इसकी निरुक्ति क्या है? अनु प्लस मान, पश्चात का ज्ञान. पहले हुई हुई चीज़ों को देखकर जो हम आगे की चीज़ें गेस कर पाते हैं वो अनुमान कहा जाता है. प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर करते हैं उसे अनुमान कहते हैं. विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान उसी क्षण होता है. अनुमान ज्ञान प्रथम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात होता है. प्रत्यक्ष मतलब जो हमें डायरेक्ट ज्ञान हो गया. अनुमान जो है वो पहले हुए हुए प्रत्यक्ष के बेस पे जो हम ज्ञान अज्यूम कर रहे हैं वो है. जैसे धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करना, हमने पहले देखा हुआ है प्रत्यक्ष कि जो आग है उससे धुआं उठता है. अब हमने अगली बार सिर्फ धुआं धुआं देखा, हमने ये गेस कर लिया कि हाँ अगर आग है तभी धुआं उठा होगा. ठीक है, यहाँ सर्वप्रथम धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात धूम का अनुमान किया जाता है. ठीक है, अब अनुमान का लक्षण क्या है? युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क को अनुमान कहते हैं. युक्ति मतलब अपनी जो बुद्धि है हमारी की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं. बुद्धि के बेस्ड पे जो हम ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने आप को कि हाँ यहाँ पे ये धुआं है तो आग भी होगी, उसे अनुमान कहते हैं. चक्रपाणी का मत क्या है? तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है. युक्ति अर्थात अविनाभाव संबंध जिसमें पृथक्त्व या अलगाव हो ना हो है. चीज़ों में ही हम ये अनुमान कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो था, यहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो है, इसलिए वी आर अज्यूमिंग दैट. तो वो अलग ना हो. अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान होता है. वहाँ पे हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है बट वी आर अज्यूमिंग दैट ऑन बेस्ड ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन. ये पाचक शक्ति की क्षमता के आधार पर अग्नि का अनुमान किया जाता है. व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान किया जाता है. और शब्द आदि विषयों के इंद्रियों उचित रूप में ग्रहण करती है, इस बात से इंद्रिय शक्ति का अनुमान किया जाता है. हमें पता है कि अगर पाचन शक्ति कहीं पे अच्छी है तो खाना ढंग से पचेगा. उसके बेस पे हम अग्नि का अनुमान कर पाते हैं क्योंकि हमें पहले से पता है. ठीक है, यहाँ पे हम तर्क संग्रह के अनुसार देखते हैं. अनुमति के कारण को अनुमान कहते हैं, वही गैसिंग के कारण को अनुमान कहते हैं. तर्क भाषा के अनुसार जिसमें अनुमति की जाती है वह अनुमान है. अब अनुमान की स्टेजेस क्या क्या हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, उसका यहाँ पर ढंग से वर्णन किया जाएगा. अनुमान प्रमाण का सर्वपूर्णता ज्ञान करने के लिए हेतु आदि शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है. इन शब्दों को समझने के लिए दो उदाहरण का प्रयोग करेंगे. एक उदाहरण है हमारा बहुत इजी वाला, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है. आग और धुएं वाला ये जो है इसका ये डायग्राम भी दिया हुआ है. पर्वत पर धूम देखकर हम वहाँ अग्नि का अनुमान कर सकते हैं. हमने देखा है कि जहाँ पर धूम है वहाँ अग्नि है. जैसे रसोई घर में हम देखते हैं अग्नि के साथ धूम होती है. ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है, जिस जिस संधिशूल में स्नेह की अनुपक्षय होता है वहाँ वहाँ आमवाद की अनुमति किया जा सकता है. किसी रोगी को संधिशूल में यदि स्नेहन की अनुपक्षय होता देखते हैं तो हम वहाँ आमवाद का अनुमान कर सकते हैं. जैसे हमने अन्य आमवाद रोगियों में देखा है कि उनमें भी स्नेहन की अनुपक्षय होता है. ये यहाँ पे अनुपक्षय जो है वो डायग्नोसिस टेस्ट है एक, कि जैसे हम यहाँ पे इन्होंने ये जॉइंट पेन का एग्जांपल दिया हुआ है. अगर किसी को संधिशूल है, ठीक है, और अगर उसमें तेल मालिश से आराम आ पा रहा है, स्नेहन जो यहाँ पे कहा गया है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे आम वात होगा. हमने देखा कि यहाँ पे वात जो है उसका गुण क्या है? ड्राइनेस, रुक्षता. उसमें हमने स्नेहन दिया तो यहाँ पे हमने वात का अनुमान लगा लिया ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी रोगी को अगर संधिशूल में स्नेहन से आराम आ रहा है तो उसे आम वात हो सकता है. मतलब इनडाइजेस्टेड एयर वहाँ पे है, तभी वो स्नेह के कारण
हट रही है। तो ये हमने अनुमान देख लिया कि हाँ, बाकी लोगों में भी हमने देखा जिनको आमवात था उनको तेल से राम आता है, तो यहाँ पे भी आ गया। ये भी एक अनुमान का एग्जाम्पल है। ठीक है। हेतु, जिस जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं, मतलब जो कॉज है। जैसे प्रथम उदाहरण में धुआं, द्वितीय उदाहरण में स्नेहन का अनुपशय, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो हमें सिद्ध करना है वो प्रेजेंट है, साइन। साध्य, हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं। प्रथम उदाहरण में अग्नि, द्वितीय उदाहरण में आमवात। यहाँ इसके एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। ये हम है छोटे से, हमें ये हेतु दिख रहा है धुआं, तो हमें लग रहा है कि नीचे आग है और हमें ये सिद्ध करना है थ्रू रीजनिंग। तो हम इसकी रीजनिंग कैसे कैसे दे रहे हैं, किसकी वजह से लग रहा है, वो है हेतु। साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना है, पक्ष मतलब जहां पे हम वो सिद्ध कर रहे हैं। व्याप्ति, हेतु और साध्य में साहचर्य नियम, हमेशा साथ रहना को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। अविनाभाव संबंध का अर्थ है जो वस्तु जैसे जिसके बिना नहीं रह सकती, उन दोनों के संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। हाँ, मतलब जो मेन रूल है जिसके बेस पे हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ठीक है। और यहाँ दूसरे उदाहरण में जिस जिस संधिशूल में स्नेहन से अनुपशय होता है उस संधिशूल के रोगी को आमवात होता है, जो हमेशा ट्रू रहेगा। इस प्रकार को साचार्य की व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति के भेद, अन्वय व्याप्ति, व्यातिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का क्या अर्थ है, जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा योनि दो वस्तु हेतु और साध्य के मेल के आधार पर प्रस्फुट होती है, उसे अन्वय व्याप्ति कहती है। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। जहाँ पर धूम और अग्नि की मतलब मेल साथ में रहता ही रहता है, एक दूसरे से ही उत्पन्न हुई है, तो वो अन्वय व्याप्ति हो गई। ठीक है। व्यतिरेक व्याप्ति, जो व्याप्ति दो वस्तु हेतु और साध्य के अभाव में मेल के आधार पर प्रस्फुट की जाती है, उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव देखकर जो व्याप्ति प्रस्फुट की जाती है। हमने यहाँ पे देखा कि एक चीज़ है तो दूसरी भी होगी। यहाँ पे उसका अपोजिट देख लिया कि एक नहीं है तो दूसरी भी नहीं हो सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है इसमें, पक्ष। साध्य जहाँ पर सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रथम उदाहरण में पर्वत, द्वितीय उदाहरण में रोगी, जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सपक्ष, जहाँ पर साध्य निश्चित सिद्ध रहता है। ठीक है। ये कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया। जैसे हमारा रसोई घर है, वहाँ पे हमेशा आग होती है, हमेशा धुआं होता है। द्वितीय उदाहरण में पूर्व में देखे गए आमवात के रोगी कि हाँ, हम किसके बेस पे कह रहे हैं कि ये थ्योरी सच होगी। विपक्ष, जहाँ पक्ष पर साध्य का निश्चित अभाव होता है उसे विपक्ष कहते हैं। जहाँ जैसे हम दूसरे वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने देखा ना, अन्वय जो है उसका ये हो गया एग्जाम्पल, रसोई घर। व्यतिरेक मतलब मान लो कोई पानी का घड़ा है, ना उसमें आग हो सकती है, ना पे वहाँ पे धुआं हो सकता है। ठीक है। विपक्ष, उदाहरण में जलाशय विपक्ष है। जलाशय में अग्नि का निश्चित अभाव होता है। द्वितीय उदाहरण में स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर ना वो होगा संधिशूल, ना उसे आमवात होगा। परामर्श क्या है हमारा, व्याप्ति सहित पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति युक्ति हेतु साध्य पक्ष पर है, इस ज्ञान का होना परामर्श है। कंक्लूजन माने परामर्श ही अनुमति का कारण है। ये सारे एलिमेंट्स जुड़े, उस पे युक्ति लगी, उससे जो प्रूव हुआ वो परामर्श है। पर्वत, प्रथम उदाहरण में पर्वत अग्नि या धूम से युक्त है, परामर्श है। द्वितीय उदाहरण में रोगी आमवात व्याप्त स्नेहजन्य अनुपशय से युक्त है, परामर्श है। अनुमति, जो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमति कहते हैं। ठीक है। जो हमारा अनुमान है। दृष्टांत,
जिसे मूर्ख और विद्वान दोनों ही ठीक रूप से समझते हो उसे दृष्टांत कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण होता है जो मूर्ख और विद्वान दोनों को ही समझ आ जाए। उदाहरण क्या है यहाँ पे हमारा? रसोई घर, हेतु आदि सभी शब्दों को समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अम्ल पित्त के रोगी को द्रव्ययुक्त पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस रोगी को द्रव पित्त शमनार्थ पित्त को कम करने के लिए मृत्तिका रूप मिट्टी गौरक की आवश्यकता है। जैसे गड्ढे में भरे हुए द्रव्य पानी को कम करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमने बेसिक एग्जांपल की बात कर ली कि ठीक है, अगर किसी को ये कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जांपल समझ नहीं आ रहा तो उसको एक कोई नॉर्मल चीज़ तो समझ आएगी, वो दृष्टांत है। अगर कोई जो मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ आए। यहाँ पे इन्होंने अम्ल पित्त का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देख कर हमें पित्त शामक औषधि देनी है। जैसी एक पानी से बड़े हुए गड्ढे को अगर आपको ख़त्म करना है तो उसमें मिट्टी डाल दो तो पानी और ये गड्ढे की जो खाली जगह है दोनों ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये बेवकूफ़ को भी जो समझ आ जाए वो एग्जाम्पल क्या दृष्टांत है। अनुमान के भेद क्या क्या है? ये क्या? स्वार्थ अनुमान, पार्थ अनुमान। इसके दूसरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे पूर्वत, शेषवत, सामान्य दृष्टि। तीसरा क्लासिफिकेशन चरक के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये तर्क संग्रह के अनुसार है, ये न्याय दर्शन के अनुसार है, चरक संहिता के अनुसार है। तर्क संग्रह के अनुसार इसके जो दो भेद हैं, स्वार्थ अनुमान, पार्थ अनुमान। अर्थात अपनी अनुमति का कारण स्वार्थ अनुमान है, जो अनुमान स्वयं अपने ही अनुमति ज्ञान के कारण को ही जिसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कई बार कई प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर अपने मन की व्याप्ति का निश्चय हो गया हो और फिर भी पक्षधर्मता ज्ञान के आधार पर अपने मन को में साध्य की अस्तित्व की अनुमति का उदय दिया जाए। मतलब अपने आप में जो माना गया है वो स्वार्थ अनुमान। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही रसोईघर आदि में धूम और अग्नि को बार बार एक साथ देख उनकी व्याप्ति, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, का ज्ञान कर लेता है, कालांतर से जब वह व्यक्ति किसी पर्वत पर धूम देखता है और उस धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण होता है, तब वह अनुमान लगाता है कि जिस प्रकार रसोईघर में धूम और अग्नि साथ होते हैं उसी तरह पर्वत पर धूम है, अर्थात वहाँ अग्नि भी होगी। ठीक है, यह मन के अंदर का प्रोसेस है। अब परार्थ अनुमान मतलब ये जो चीज़ है उसे प्रूव करना किसी और व्यक्ति को। यहाँ पे अपने अंदर ही हो गई प्रक्रिया, यहाँ पे अपने अंदर जो हुई वो दूसरे को एक्सप्लेन करना इन एन आर्ग्यूमेंट, ये परार्थ अनुमान हो गया। जब स्वयं धूम का अनुमान कर दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंचव्य वाक्य का प्रयोग किया जाए तब उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। जब हम दूसरे की शंका को दूर करने के लिए अनुमान की सहायता लेते हैं तो उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। ठीक है, पंचव्य, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 इन्होंने बढ़िया से वो दे दिए क्लासिफिकेशंस कि आप अपने अनुमान को कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो तर्क वितर्क के यूज़ के लिए। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को पंचव्य कहा गया है। इसे समझने के लिए हम पूर्व में बताए गए 2 उदाहरण का ही प्रयोग करेंगे, अग्नि और ये आमवात वाला। प्रतिज्ञा क्या है? हमारा हाइपोथेसिस, साध्य के बारे में बताना या निर्देश करना प्रतिज्ञा है। जो विशेष हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है औपचारिक घोषणा, प्रस्थापना या जो भी ये वर्ड है। पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। इसको हम ऐसा एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि हमें ये प्रूव करना है। इस उदाहरण में पर्वत विधिमान है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अग्निमान जो भी है, मतलब पर्वत के नीचे आग है। प्रस्तुत रोगी को आमवात है, ये प्रतिज्ञा है कि जो हमें प्रूव करना है। हेतु, जिसके थ्रू हम प्रूव करेंगे।
साध्य को सिद्ध करने के साध्य को हेतु कहते हैं। जिस एक साक्ष्य के आधार पर साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। ठीक है, पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। इस उदाहरण में चूंकि वहाँ धूम है, जो हमारा कारण है जिसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे वो हेतु है। ठीक है, यहाँ पे संधिशूल है हेतु। हेतु के दो प्रकार होते हैं, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। यथार्थ हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, जबकि अयथार्थ हेतु आभास मात्र होता है। ठीक है, ये हेतु ना होते हुए भी हेतु की तरह प्रतीत होता है। अयथार्थ हेतु साध्य सिद्ध करने में असमर्थ होता है। ठीक है, वैलिड रीजन और अनवैलिड रीजन। उदाहरण या दृष्टांत, मूर्ख और विद्वान दोनों को समान रूप से समझ आ जाए, ऐसे उदाहरण को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी थ्योरी आ गई कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये जैसे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, उदाहरण जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, यहाँ पर्वत पर अग्नि है, इस अनुमान का दृष्टांत है। जैसे अन्य आमवाद के रोगियों में स्नेहन का अनुपक्षय होता है, यह दृष्टांत है। अब नेक्स्ट स्टेप, उपनय। व्याति विशिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित है, यह प्रतिपादन करने वाले वचन को उपनय कहते हैं। साध्य को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थ करना उपनय कहलाता है। ये पूरा जो हमने थ्योरी लिख दी है वो उपनय है। जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, वैसे पर्वत पर भी धूम के साथ अग्नि होते है, ये कहना उपनय है। रीजनिंग आ गई है हमारी। जैसे अन्य आमवाद के रोगियों में स्नेहन से ये अनुपक्षय होता है, वैसे ही इस रोगी में भी स्नेहन से अनुपक्षय है। निगमन मतलब कंक्लूजन। हेतु का आदेश कर प्रतिज्ञा का फिर से कहना निगमन है। मतलब ये पूरा प्रूव करने के बाद जो कंक्लूजन निकला उसे कहना। अनुमान प्रक्रिया का अपसंहार निगमन है। अतः पर्वत पर अग्नि है, ये निगमन है, कंक्लूजन निकल गया हमारा। अतः आमवाद का रोगी है। अरसूत को भी मतलब एरिस्टोटल को भी वाक्य का ज्ञान था, परंतु अरसूत ने 5 अवयवों के साथ स्थान पर केवल 3 ही आवश्यक समझे, क्योंकि प्रथम प्रतिज्ञा, पंचम निगमन अव्यय प्राय एक ही है। ठीक है, उसने फर्स्ट और फिफ्थ को एक मान लिया। उपनय एक मानसिक क्रिया है जो व्याप्ति और पक्षधरता के साथ सामने होने पर मन में अपने आप उदय हो जाती है। जो फोर्थ वाला एलिमेंट था उसने उसको भी एक ही मान लिया। यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो तो केवल प्रतिज्ञा और हेतु, इन 2 अवयवों के कथन पर मात्र ही आवश्यकता है। अतः विद्वानों और नव्य न्याय के ग्रंथों में केवल 2 ही अवयव का प्रयोग पाया जाता है। एरिस्टोटल जो ग्रीक फिलॉसफी है उसमें उसने 2 ही माने हमारे, बाकी सारे नहीं माने स्टेप्स। उसने कहा अगर कोई विद्वान होगा तो उसे हेतु से ही केवल समझ आ जाएगा। हेतु था और कौन सा था दूसरा, यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो तो केवल प्रतिज्ञा और हेतु, हाँ उससे ही समझ आ जाएगा। Wherein knowledge is gained by one person is distributed to other, this can be correlated with writing report of the research. Pratigya can be correlated with hypothesis, hetu with reason, उदाहरण with example, उपनय with justification and निगमन with conclusion। यही पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया इन लोगों ने। अनुमान के न्याय दर्शन अनुसार भेद क्या क्या है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। पूर्ववत मतलब क्या है? कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना। हमने कोई कॉज देखा, उसको देख के हमने कार्य का अनुमान कर लिया। वर्तमान के विषय को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान करना। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि जैसे बादलों को देख के ये बारिश का अनुमान कर लिया। पूर्व रूप को देख के व्याधि का अनुमान कर लिया। हाँ ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ। घने बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान कर लिया। यहाँ पे हमने देखा कारण क्या है, उससे हमने कार्य गैस कर लिया। शेषवत में हम उल्टा करेंगे,
हमने कारण कार्य देखा, उससे हम कार्य का अनुमान करेंगे, शेषवत अनुमान कहलाता है। बाढ़ को देखकर भारी वर्षा का अनुमान करना, कार्य हो चुका है, अब उसका कारण क्या रहा होगा हमने वो बाद में अनुमान किया है। व्याधि को देखकर हेतुओं का अनुमान करना, व्याधि हो चुकी है, अब वो क्यों हुई ये हमने बाद में गेस किया। एस्टिमेटिंग हैबिट ऑफ स्मोकिंग बाय लुकिंग एट अ पेशेंट ऑफ लंग डिजीज, यहाँ पे भी वो काम हो चुका है, उसके बाद हमने उसका कॉज देखा। सामान्य दृष्टांत, सामान्य दर्शन से अनुमान करना, सामान्य दृष्टांत अनुमान है, ये कारण और कार्य दोनों से भिन्न होता है। यहाँ पे कोई प्रक्रिया हो नहीं रही है सच, कार्य कारण संबंध ना होते हुए भी कुछ वस्तुएं परस्पर जुड़ी रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें परस्पर साथ साथ देखने चले आ रहे हैं। उदाहरण, सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान करना। मे बी दिस डजंट फिट वेल। नेत्रपित्तता देखकर कामला जॉन्डिस का अनुमान करना, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट ये हमेशा साथ में समवायी संबंध से रहती है, इसलिए हम इनको अनुमान लगा सकते हैं। अब चरक ने कौन कौन से भेद बताए? वर्तमानकालीन अनुमान, भूतकालीन अनुमान, भविष्यकालीन अनुमान। ठीक है, वर्तमानकालीन से क्या देखा हमने? धूम से छुपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान करना, जो अभी हो रहा है उस चीज का अनुमान करना किसी छुपे हुए कारण से। भूतकाल मतलब गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान करना, ये भी उसकी तरह हो गया जो हमारा यहाँ पे था, ये पूर्वत और शेषवत की तरह, कि यहाँ पे हमने कार्य देख लिया, हमने कारण का अनुमान कर लिया। भविष्यकालीन अनुमान, बीज को देखकर फल का अनुमान करना, इसमें भी हमने कारण देख लिया, कार्य का अनुमान हो रहा है। ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान का इंग्लिश में वो एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग सच एज द एक्ट ऑफ पासिंग फ्रॉम वन प्रोपोजिशन स्टेटमेंट जजमेंट considered as true to another whose truth is believed to follow from that of the former. Act of passing from statistical simple data to generalization, usually with calculated degrees of certainty, is inference. Inference is a conclusion that is drawn because of known facts or evidence. हेतु के लक्षण एवं भेद, हेतु अनुमान सिद्ध का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेतु के बिना साध्य की सिद्धि संभव नहीं होती। हेतु यदि सही नहीं है तो अनुमान भी सही नहीं होगा। अतः हेतु का सही होना अनुमान के लिए अति आवश्यक है। जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। हेतु के दो भेद हैं, सद हेतु असद हेतु, जो सच है जो सच नहीं है। सद हेतु ये निर्देशीय हेतु है, यदि हेतु दोषयुक्त ना हो तो निष्कर्ष भी सही होगा। सद हेतु के निम्न 5 गुण है। पक्षसत्वम, हेतु का पक्ष पर रहना, मतलब वो प्रेजेंट है, धूम पर्वत पर होना। सपक्षसत्वम, हेतु का सपक्ष पर भी बने रहना, मतलब जो थ्योरी है उसमें भी उसका प्रेजेंट होना। धूम का अग्नि युक्त पर्वत पर रहना, ये मतलब एक्सपेरिमेंट में रहना उसका। विपक्ष, पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं होगा। अबाधित विषयम, हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम हमें कॉज तो दिखना चाहिए ना, जिसकी वजह से हम ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसी वस्तु के कारण धूम को देखने में बाधा ना हो। ठीक है, असत प्रतिपक्षत्वम, साध्य विपरीत विषय की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का ना पाया जाना, मतलब वो उसका कॉज होना चाहिए, वो थ्योरी ट्रू होनी चाहिए कि अग्नि और धूम का रिलेशन एक्चुअल में है भी कि नहीं। पर्वत पर धूम के साथ अन्य किसी विपरीत विषय, वर्षा आदि का ना होना। ठीक है, असद हेतु मतलब जो ट्रू नहीं है, और हेतुस्भाव मतलब हेतु ट्रू नहीं है, जिसे हेतु का आभास होता है वे हेतुस्भाव कहते हैं। यदि सद हेतु नहीं है, वो ट्रू नहीं है, जिसकी वजह से हम ये पूरा वो सोच रहे हैं, इसे अहेतु या असद हेतु भी कहते हैं। असद हेतु सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं है। हेतुवास वही हेतु है जिसे जो किसी कार्य का कारण तो ना हो परंतु हेतु का आभासिक हो, मतलब जो सच में ये सच नहीं है बट वो हमें लग रहा है। लॉजिकल फैलेसीज, इसके 5 भेद बताए गए हैं। स्वयं विचार,
अनुमान के सही होने के लिए हेतु का हमेशा साध्य के साथ पाया जाना अनिवार्य है। इनमें कहीं पे उपवाद नहीं होना चाहिए। जो हेतु साध्य के साथ नित्य नहीं रहता, अर्थात कभी साध्य के साथ तो कभी साध्य के अभाव के साथ रहता है, उसे स्वविचार हेतु कहते हैं। मतलब किसी आर्ग्यूमेंट की इंटरनल वैलिडिटी, कि आग का धुएं से कोरिलेशन है भी कि नहीं, क्या धुआं किसी और चीज़ से भी आ सकता है कि नहीं। जैसे हम वार्मनेस, ये कहीं पे भी उष्णता को देखते हैं, क्या वो सिर्फ डायरेक्ट फायर से आ सकती है? नो, इट कैन बी थ्रू वार्म वाटर। आयुर्वेद में ये एग्जाम्पल ढंग से बैठेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी ताप है उसे अग्नि लिया गया है, लेकिन जो फायर है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट इन द मॉडर्न साइंसेस। उसको हम गैस से जो बर्निंग की क्रिया हो रही है उसे कह सकते हैं। टेम्परेचर जो राइज हो रहा है पानी के थ्रू, वो भी अलग चीज़ है। बट इन आयुर्वेद इट इज सीन एज द सेम थिंग, क्योंकि उसमें अग्नि की डेफिनेशन को सिर्फ ताप से कोरिलेट किया गया है। हाँ, तो इंटरनल वैलिडिटी कि हेतु और जो साध्य है उनका एक्चुअल में कोरिलेशन है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो वो एक लॉजिकल फैलेसी है, इंटरनल वैलिडिटी नहीं है। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो साधारण, जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाता है और साध्य के अभाव में भी पाया जाता है और अन्य वस्तुओं में भी पाया जाता है। उदाहरण, यहाँ गाय है क्योंकि इसके सींग है। इस उदाहरण में सींग हेतु है और गाय साध्य है, परंतु हेतु अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अतः सींग हेतु ना होकर हेतवभास है, लॉजिकल फैलेसी है। हम केवल सींग को देखकर गाय का अनुमान नहीं लगा सकते। इस रोगी को आमवात व्याधि है क्योंकि इसकी संधियों में शूल है। यहाँ साध्य आमवात है और हेतु संधि में शूल, परंतु ये हेतवभास है क्योंकि आमवात के अतिरिक्त अन्य व्याधियों में भी संधि शूल होता है, तो इनका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ये और जगह भी प्रेजेंट होता है। ये एक लॉजिकल फैलेसी हो गई। अब हमारी दूसरी लॉजिकल फैलेसी कौन सी? असाधारण। किसी साध्य के हेतु यदि प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर अन्य किसी उदाहरण में ना मिलते हों तो उसे असाधारण स्वाविचारी हेतवभास कहते हैं। शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व पाया जाता है। इस उदाहरण में साध्य शब्द की नित्यता है, हेतु शब्दत्व है और पक्ष शब्द है। किसी भी अनुमान को सार्थक करने के लिए दृष्टांत का होना आवश्यक है, परंतु प्रस्तुत उदाहरण में शब्दत्व, ये हेतु शब्द इस पक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष में नहीं पाया जाता और अन्य उदाहरण के बिना व्याप्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। ये वैसे कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पे पहले कुछ एलिमेंट समझे थे अनुमान लगाने के, उसमें एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो था दृष्टांत। कहाँ गया ये? दृष्टांत का है। Where are you दृष्टांत? हाँ, ये रहा उदाहरण या दृष्टांत, कि उसके लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल भी होना चाहिए साथ में जो कहीं और पे भी ट्रू हो, बेसिकली कोई लॉ। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक केस में ही हो रही है तो उसे हम अनुमान में नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसको आप कंपेयर किसके बेस पे कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे शब्द का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शब्दत्व जो है वो शब्द में होता है, लेकिन आप ये और किस चीज़ से प्रूव करोगे कि और कहाँ पे होता है? क्योंकि जहाँ पे भी शब्द है वहाँ पे तो शब्दत्व है ही। सो उसका और कोई कंपेरेबल एग्जाम्पल ना होना, ये असाधारण हेतुभास है। अब अनुपसिंहारी, ये हमारा तीसरा हेतुभास है। हेतु और साध्य में संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत पक्ष में अतिरिक्त अन्य पक्ष पर भी हेतु का साध्य के साथ होना आवश्यक है, जिससे दृष्टांत प्रस्तापित किया जा सके। इसमें पक्ष के अलावा अन्य कोई पदार्थ ही नहीं बचता जिससे हेतु संबंध प्रस्तापित किया जाए। ठीक है, ये भी ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है एक तरीके से कि ये तो एक ही जगह पे हो रहा है और यहाँ पे कोई हेतव की वही नहीं है। संसार में सब कुछ अच्छा है क्योंकि सब कुछ ईश्वर की रचना है। इस उदाहरण में साध्य अच्छा साबित करता है
और हेतु ईश्वर की रचना है और पक्ष सब कुछ है। यहाँ सब कुछ, इस पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष ही नहीं बचता जिसके साथ हेतु का संबंध प्रस्तापित किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कंपेरेबल नहीं है, इसलिए एक लॉजिकल फैलेसी मानी जाएगी। ठीक है, एक विरुद्ध, जब हेतु का साध्य को सिद्ध ना कर परंतु उसके अभाव को ही सिद्ध कर दो तो उसे विरुद्ध हेतुवाद कहते हैं। हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त खाली है। इस उदाहरण में साध्य भारी साबित करता है और हेतु रिक्त है। यहाँ जो हेतु है वह हवा के भारीपन को नहीं अपितु उसके खालीपन को प्रस्तापित कर रहा है। कि अगर कोई उल्टा ही रीज़न दे दे तो वो भी एक लॉजिकल फैलेसी है। इस रोगी को शाखाश्रित कामला है क्योंकि इसका मल पित्त है। इस उदाहरण में शाखाश्रित कामला है और हेतु मल की पित्तता है। यहाँ जो हेतु है वो ये शाखाश्रित कामला को नहीं अपितु उसके ना होने को प्रस्तापित करता है। मतलब उल्टा ही एक्सप्लेन कर दे रहा है अगर कोई, तो वो विरुद्ध में आ जाएगा। सत्प्रतिपक्ष, जब हेतु के साध्य के अभाव सिद्ध करने वाले दूसरे हेतु भी उपस्थित हों उस प्रथम हेतु के सत्प्रतिपक्ष हेतुवाद कहा जा सकता है। परंतु जैसे दूसरे हेतु के कारण प्रथम हेतु सत्प्रतिपक्ष है वैसे ही प्रथम हेतु के कारण दूसरा हेतु भी सत्प्रतिपक्ष है। शब्द नित्य है सुने जाने के कारण और शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट के भांति कार्य है। धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा भी हो, मतलब अगर कोई अपोजिंग फैक्टर वहाँ पे प्रेजेंट हो जो आपके हेतु को ही मार डाल रहा है तो हम उसको नहीं मान सकते। ये नित्य व साधक और अनित्य व साधक दोनों हेतु उपस्थित होते हैं, इसलिए दोनों सत्प्रत्यक्ष हेतुवाद कहलाते हैं। असिद्ध, अगर कोई अनप्रूवन थ्योरी आप यूज़ करें अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु को उपयोग करना जो स्वयं सिद्ध ना हो, ऐसे हेतु को असद्ध हेतुवाद कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्तव सिद्ध। आश्रय सिद्ध, जिस हेतु का आश्रय पक्ष ही असिद्ध है, उसे अस्तित्व ही नहीं है, उसे आश्रय सिद्ध हेतुवाद कहते हैं। उदाहरण, आकाश में कमल की सुगंध है क्योंकि उसमें कमलत्व है। तालाब में कमल की तरह तालाब में भी कमलत्व होता है और वह सुगंधित होता है, इसलिए आकाश का कमल भी सुगंधित है क्योंकि उसमें भी कमलत्व होता है। यहाँ आकाश में कमल का होना या पक्ष यही असिद्ध है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, अतः अपरिक्ष। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि आकाश में कमल की गंध है क्योंकि उसमें कमलत्व है, पर आकाश के अंदर तो कुछ है ही नहीं, आकाश तो खुद ही खाली जगह है, तो यहाँ पे हम उसमें कुछ प्रूफ कर ही नहीं सकते। ठीक है, प्रोस्टेट के कैंसर से ग्रस्त महिला को व्याधि की चिकित्सा कराना, अगर किसी में प्रोस्टेट ही नहीं है तो प्रोस्टेट का कैंसर होगा कैसे। ठीक है, स्वरूप सिद्ध, जब हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता तब उसे स्वरूप सिद्ध हेतुवाद कहते हैं। इसका लक्षण है पक्षे सत्वम, पक्ष पर रहना, जहाँ हेतु पक्ष पर नहीं रहता अतः उसे हेतुवाद कहते हैं। उदाहरण, शब्द गुण है क्योंकि वह आकाश में दिखाई देता है। इस उदाहरण में साध्य गुण है अतः हेतु आँखों से दिखाई नहीं देता। हेतु आँखों से दिखाई देना और पक्ष शब्द है परंतु शब्द आँखों से दिखाई नहीं देता अतः पक्ष पर नहीं है, इसलिए यह स्वरूप असिद्ध हेतुवाद है। जो मतलब प्रूव हो ही ना रहा, जो किसी पक्ष में सिद्ध, जो पक्ष पे उपस्थित ही ना हो, मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन ग्राउंड है वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो। हम यहाँ पे सिद्ध करना चाह रहे हैं शब्द गुण है क्योंकि वह आँखों से दिखाई देता है। शब्द गुण जो है वो कानों से सुनाई देता है, वो आँखों से दिखाई कैसे देगा। तो ये भी एक लॉजिकल फैलेसी आ गई हमारी यहाँ पे। व्याप्ति असिद्ध,
के व्याप्तव असिद्ध उपाधि युक्त हेतु को व्याप्तव असिद्ध हेतुवाद कहते हैं। किसी भी अनुमान के लिए हेतु और साध्य में व्याप्ति आवश्यक है, परंतु यदि हेतु साध्य में व्याप्ति ना हो तो उसे उसका व्याप्तव असिद्ध होता है। यदि इसे समझना हो तो उपाधि का आधार लिया जाता है। उपाधि किसे कहेंगे? जो धर्म साध्य का व्यापक हो परंतु साधन में व्यापक ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझ आया अब तक कि अगर हमें कोई भी अनुमान लगाना है तो उसका एक रूल होता है व्याप्ति, जिसमें हेतु और साध्य के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। इसके बेस पे हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कोरिलेशन सच ना हो तो ये हमें किसी थर्ड फैक्टर की वजह से ये कोरिलेशन लग रहा हो तो उसे उपाधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वही धुएं वाला, कि जहाँ जहाँ ये धुआं उठा है वहाँ वहाँ अग्नि होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये अग्नि और धुएं का कोरिलेशन एक्चुअल में सच नहीं है। एक्चुअल में जहाँ जहाँ पे धुआं होता है वहाँ वहाँ पे गीली लकड़ी होती है जिसकी वजह से धुआं उठता है। तो यहाँ पे इसका और इसका कोरिलेशन ना होके, अग्नि और धुएं का कोरिलेशन ना होके गीली लकड़ी और अग्नि का रिलेशन है। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि अग्नि और धुएं का कोरिलेशन है। तो यहाँ पे जो गीली लकड़ी है वो उपाधि हो गई और हमारा जो हेतु और साध्य का रिलेशन था वो गलत प्रूव हो गया, इसलिए ये व्याप्तव असिद्ध कहलाएगा। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, बाधित। जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता है उस हेतु को बाधित कहलाते हैं। ठीक है, गिलोय मधुर है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे शिर। इस उदाहरण में शिर का दृष्टांत है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय की तिक्त रस ज्ञात होता है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट खा के पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ भाई गिलोय जो है ना वो मीठा होता है क्योंकि वो द्रव्य है। इनका कोई सर पैर का सेंस नहीं बनता, हमें गिलोय खाते ही पता चल जाएगा कि यार ये तो कड़वा है। डायरेक्ट बाधित है। ठीक है, जिस हेतु के साध्य से अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध हो जाता है। ओके, ये हेतुवाद का क्लासिफिकेशन। चरक संहिता अनुसार हेतुवाद के भेद 3 प्रकार के बताए हैं चरक ने: प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण्य सम। प्रकरण सम हेतु, यदि हेतु पक्ष के समान ही हो तो उसे प्रकरण सम हेतु कहते हैं। अनुमान के लिए पक्ष और हेतु का स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। इस उदाहरण में शरीर से भिन्नता हेतु है, आत्मा का नित्यत्व साध्य है और शरीर से भिन्नता आत्मा का पक्ष है। यहाँ पक्ष व हेतु समान है, अतः इसे प्रकरण सम हेतु कहते हैं। यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन और कॉज सेम है तो कैसे कोई चीज़ सेम हो पाएगी, मतलब प्रूव हो पाएगी? कि आई थिंक आई एम गेटिंग अ बिट स्लीपी बट लेट्स फिनिश दिस एनीवे। यदि हेतु पक्ष के समान ही हो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। यहाँ पे ये सेम बात फिर से रिपीट हो रही है ना, ये अलग है ही नहीं, इसलिए ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है। वी विल कवर दिस लेटर, बाय बाय। के व्याप्तव असिद्ध उपाधि युक्त हेतु को व्याप्तव असिद्ध हेतुवाद कहते हैं। किसी भी अनुमान के लिए हेतु और साध्य में व्याप्ति आवश्यक है, परंतु यदि हेतु साध्य में व्याप्ति ना हो तो उसे उसका व्याप्तव असिद्ध होता है। यदि इसे समझना हो तो उपाधि का आधार लिया जाता है। उपाधि किसे कहेंगे? जो धर्म साध्य का व्यापक हो परंतु साधन में व्यापक ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझ आया अब तक कि अगर हमें कोई भी अनुमान लगाना है तो उसका एक रूल होता है व्याप्ति, जिसमें हेतु और साध्य के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। इसके बेस पे हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कोरिलेशन सच ना हो तो
ये हमें किसी थर्ड फैक्टर की वजह से ये कोरिलेशन लग रहा हो तो उसे उपाधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वही धुएं वाला, कि जहां जहां ये धुआं उठा है वहां वहां अग्नि होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये अग्नि और धुएं का कोरिलेशन एक्चुअल में सच नहीं है। एक्चुअल में जहां जहां पे धुआं होता है वहां वहां पे गीली लकड़ी होती है जिसकी वजह से धुआं उठता है। तो यहाँ पे इसका और इसका कोरिलेशन ना होके, अग्नि और धुएं का कोरिलेशन ना होके, गीली लकड़ी और अग्नि का रिलेशन है। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि अग्नि और धुएं का कोरिलेशन है। तो यहाँ पे जो गीली लकड़ी है वो उपाधि हो गई, और हमारा जो हेतु और साध्य का रिलेशन था वो गलत प्रूव हो गया, इसलिए ये व्याप्तावसित कहलाएगा। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, बाधित, जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता है उस हेतु को बाधित कहलाते हैं। ठीक है, गिलोय मधुर है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे शिर। इस उदाहरण में शिर का दृष्टांत है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय की तिक्त रस ज्ञात होता है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट खा के पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ भाई गिलोय जो है ना वो मीठा होता है क्योंकि वो द्रव्य है। इनका कोई सर पैर का सेंस नहीं बनता, हमें गिलोय खाते ही पता चल जाएगा कि यार ये तो कड़वा है। डायरेक्ट बाधित है। ठीक है, जिस हेतु के साध्य से अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध हो जाता है। ओके, हेतववास का क्लासिफिकेशन। चरक संहिता अनुसार हेतववास के वेद 3 प्रकार के बताए हैं चरक ने। प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण्य सम बताए हुए 3 हेतववास में से पहला प्रकरण सम या हेतु। यदि हेतु पक्ष के समान ही हो तो उसे प्रकरण सम ए हेतु कहते हैं। अनुमान के लिए पक्ष और हेतु की स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। हेतु माने कॉज। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से देखते हैं, शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। इस उदाहरण में शरीर से भिन्नता, ये हाइलाइटर, शरीर से भिन्नता हेतु है क्योंकि वह शरीर से भिन्न है, ये हमने रीजन देख लिया। आत्मा का नित्यत्व साध्य है, ये हमें प्रूफ करना है। और शरीर से भिन्न आत्मा पक्ष है, ये शरीर से भिन्न आत्मा ये पक्ष। अब हेतु और साध्य जब सेम है तो ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है। मूविंग फॉरवर्ड, संशयम हेतु, जो हेतु संशय का निर्माण करता है, यदि वह संशय को दूर करने का हेतु हो तो उसे संशय सम अहेतु कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आयुर्वेद के केवल एक वाक्य को कह रहा है, अतः वह यह संदेह होता है कि वह वैध भी नहीं है। इस पर दूसरा कहता है कि जिस प्रकार ये व्यक्ति आयुर्वेद के एक भाग को कह रहा है, अतः वह आयुर्वेद को जानने वाला है। संशय मतलब क्या हुआ? डाउट। यहाँ पे जो हमें हेतु दिया गया है वह खुद ही डाउटफुल है, तो हम उससे कैसे किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड, वर्ण्य सम अहेतु, जो विषय स्वयं स्थापित नहीं है उसे किसी अन्य गैर स्थापित विषय को स्थापित करने के हेतु के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति प्रस्थापित करने के लिए दृष्टांत का सिद्ध होना अनिवार्य है। वर्ण सम का अर्थ है जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब वर्ण सम का मतलब क्या हो गया? जो डाउटफुल चीज़ अपने आप में ही है। इसका उदाहरण क्या है? यदि कोई कहे कि अस्पर्शनीय होने से बुद्धि अनित्य है, ये चीज़ भी अपने आप में अनप्रूव्ड है, शब्द के समान। शब्द को भी हमने प्रूव नहीं किया। अब यहाँ पे दोनों ही जो हमारे गिवन फैक्टर्स हैं, ये हेतु और साध्य, दोनों ही अनप्रूवन है, तो इनसे हम एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक सेइंग ये ड्रैगन्स एग्जिस्ट बिकॉज यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट। दोनों ही अपने आप में डाउटेबल चीज़ें हैं। यहाँ जो दृष्टांत है वही स्थापित नहीं है, अर्थात वन्य है, और साध्य अर्थात बुद्धि अनित्य है, वह भी वन्य है। दोनों वन्य होने से इसे वर्ण सम्य अहेतु कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार हेतवभास के वेद, इसमें भी ये 5 सेम वही दिए हुए। स्वविचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातिक,
ये असिद्ध बाधित सत प्रत्यक्ष जो हमने यहाँ इस बगल वाले डायग्राम में पढ़ा ना, सेम वही वाले। तर्क माने लॉजिक। तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। गौतम और न्याय सूत्र पहला ग्रंथ है जिसमें तर्कशास्त्र को व्यवस्थित ढंग से विचार किया गया है। तर्क की परिभाषा क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार ना जाने हुए किसी विषय के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए कारण और उत्पत्ति पूर्व विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। मतलब ना जाना हुआ कोई विषय, उसके ऊपर आप अगर लॉजिकली बैठ के सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसे तर्क कहा जाता है। इसके 5 भेद हैं। प्रमाण बाधित, दूसरे के पक्ष की असंभवता को देखकर अपने पक्ष को सही दिखाना प्रमाण बाधित तर्क है। यहाँ पे जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको गलत समझा के अपनी पॉसिबिलिटी को सही समझाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आग ना होता तो धुआं कहाँ से आता, कि अगर आग ही नहीं होगी तो धुआं कैसे आएगा। यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ को के अस्तित्व को क्वेश्चन कर लिया तो उससे हमारा वाला सिद्ध हो गया। कामला ना होता तो आंखों में पीला कैसे आता। ठीक है, अब आत्मा आश्रय, जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसी के लिए उसका ही सहारा लेना आत्मा आश्रय है। गिलोय ज्वर हर है अतः उससे ज्वर का नाश होता है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में हमने बोला कि वो ज्वर हर है और उसी से अपने आप को प्रूव भी कर दिया कि उससे ज्वर का नाश होता है। ये अपने आप के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए उसको आत्मा आश्रय कहा जाता है। अन्योन्य आश्रय, एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम वस्तु के आधार पर सिद्ध करना। यहाँ पे हमने हेतु ले लिया और साध्य ले लिया। हेतु से ही साध्य सिद्ध हो रहा है और साध्य से ही ये हेतु, माने ये साध्य से ही दृष्टांत सिद्ध हो रहा है और दृष्टांत से ही साध्य सिद्ध हो रहा है। ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि वेदों में ऐसा कहा है। वेदों में लिखा है सब सत्य है क्योंकि वो ईश्वर कृत है, कि ईश्वर ने वेद लिखे हैं इसलिए वो सच है। और ईश्वर सच है ये कहाँ से पता चलेगा? वेदों से, क्योंकि वो ईश्वर ने लिखे हैं। ठीक है, ये आपस में ही सिद्ध हो गए। अब चक्राकाश है, वस्तुओं का एक दूसरे पर अवलंबित होना और उन्हीं में से एक के सहारे दूसरे को सिद्ध करना चक्राश्य कहलाता है। मंडल में तर्क करने को चक्रकाश्य कहते हैं। यहाँ पे लूप की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रमेश उठो, ऐसा कहकर किसी ने रमेश को उठाया। ठीक है, अब अगर रमेश उठा हुआ नहीं था तो उसका आत्मेंद्रिय संयोग नहीं होता तो उसे सुनाई कैसे दिया। लेकिन अगर उसे सुनाई दे गया तो क्या वो सो रहा था? यहाँ पे लूप चलता रहता है। रमेश उठो ऐसा कहकर रमेश को नींद से उठाना। ठीक है, हमने रमेश को उठा दिया। यहाँ तर्क लगाना कि यदि रमेश जाग नहीं रहा होता तो सुनता कैसे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता तो शब्द कैसे सुना जाता, और यदि जाग नहीं रहा होता तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे होता। ये देखो ना, लूप बन गया यहाँ पे कि रमेश उठा कैसे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। लेकिन अगर वो सो नहीं रहा था, मतलब अगर वो जाग नहीं रहा था तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ कैसे? तो मतलब वो सो रहा था लेकिन वो तो उठ गया। उठा कैसे? शब्द सुनने से। वो कब होता है? जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। तो लूप हो जा रहा है यहाँ पे, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। मंडल में तर्क करने को चक्रकाश्य कहते हैं। मंडल बन रहा है यहाँ पे। अनावस्था, जब किसी परंपरा का अनुसरण करते समय उसका अंत कहीं नजर नहीं आता तो उसे अनावस्था कहते हैं। सृष्टि उत्पत्ति का कारण ढूंढते ढूंढते अंत कारण तक पहुंच जाता है, यदि ना पहुंचे तो अनावस्था या आ जाती है। ऐसा ना हो इसलिए हम ईश्वर तत्व को मान लेते हैं। ठीक है, अनावस्था जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हम कैसे पैदा हुए, अपने माता पिता से, वो किससे पैदा हुए, उनके माता पिता से। ऐसे ऐसे लूप चलता जाता है। सो द क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वन, लेकिन वी कैन नॉट पॉसिबली ट्रेस इट बैक। तो ये लूप चलता जाता है कि हाँ हम पीछे ट्रेस करते जा रहे हैं, इसलिए हम ईश्वर तत्व को मान लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ भी है, मेरे पूर्व मेरे माता पिता, उनके पूर्व उनके पिता, उनके पूर्व उनके पिता। इस प्रकार के तर्क को कहीं अंत नहीं आता, अतः इससे अनावस्था कहते हैं।
हाँ ये इसका डायग्राम है। अनुमान की कार्यात्मक, नैदानिक, चिकित्सीय एवं अनुसंधानात्मक उपयोगिता। आचार्य चरक ने रोग विज्ञान के लिए 3 साधनों का उल्लेख किया है: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष प्रमाणों से जो ज्ञान होता है उसकी एक सीमा है। प्रत्यक्ष वस्तुएं अल्प हैं और अप्रत्यक्ष अनल्प। ठीक है, प्रत्यक्ष जो हमें दिख रही हैं वो थोड़ी बहुत हैं और अप्रत्यक्ष जो हैं वो बहुत सारी हैं। इसलिए इन दोनों कारणों से थोड़ा सा बहुत ही ज्ञान हो सकता है। इन सभी वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से हो सकता है। जिसके बारे में नहीं पता, जो अभी हमें नहीं दिख रही, उन सब का ज्ञान हम अनुमान के थ्रू लगा सकते हैं। अब इसका क्रियात्मक उपयोग: शरीर क्रिया की दृष्टि से विचार करने पर दोषों के कर्मों का ज्ञान अनुमान से ही किया जाता है। ठीक है, हम दोष देख तो सकते नहीं है कि वात पित्त कफ क्या है, क्या कर रहे हैं, तो हम अनुमान से गेस करते हैं कि वो क्या, उनकी स्थिति क्या है, वो दूषित है कि नहीं है। ठीक है, अवस्थापाक का ज्ञान अनुमान से किया जाता है कि कौन सी स्टेज चल रही है किसी भी चीज़ की। जरण शक्ति, व्यायाम शक्ति आदि का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। यू कैन नॉट मेजर समवन कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ इतनी है। हम ये कह सकते हैं हाँ ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय बिकॉज ही कैन पुल अप, बिकॉज ही कैन डू लाइक 50 पुल अप्स। सो वो एक्चुअल में उसका मेजरमेंट नहीं है, वो बस एक अनुमान मात्र है। अनुमान का नैदानिक उपयोग: व्याधि के पूर्व रूप को देखकर व्याधि का अनुमान किया जा सकता है। यहाँ पे आ गया, हमने ये वो देखा कार्य, तो हम कारण का वो लगा सकते हैं। गुण लिंग व्याधियों का निदान अनुमान से ही होता है, जिसमें मतलब दूसरे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। उन व्याधियों का अनुमान ही लगाया जा सकता है, उनको ढंग से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। रोगी के मूत्र में चींटियों के लगने पर प्रमेह का अनुमान किया जा सकता है। डायबिटीज़ का जो टेस्ट होता है कि इफ़ समवन डायबिटिक पीस समवेयर and ants are attracted to it, that means there must be sugar present there, तो हमने अनुमान लगा लिया कि हाँ उसको डायबिटीज़ है। अरिष्ट लक्षणों को देखकर व्याधि की असाध्यता का अनुमान किया जा सकता है। अरिष्ट लक्षण वो होते हैं जो मरने से जस्ट पहले आते हैं। ये चरक संहिता में भी मेंशन्ड है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो उनको लक्षणों को पहचान करके हम बता सकते हैं ओके ये बीमारी इनक्योरेबल है एंड वी शुडंट कंसिडर दिस पेशेंट में भी। चरक विमान स्थान अध्याय 4 के अनुसार अनुमान द्वारा ये विषय: पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान, व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान, व्यवहास से विज्ञान का अनुमान, आसक्ति से रजोगुण का अनुमान, मतलब चंचलपन जो होता है उससे रजगुण का अनुमान, अज्ञान से मोह का अनुमान, मतलब अगर किसी को वो ज्ञान परसीव नहीं कर पा रहा है कोई बेहोशी की अवस्था में, तो उससे हम मोह का अनुमान लगा सकते हैं, डिल्यूजन का। द्रोह से क्रोध का अनुमान, दीनता से शोक का अनुमान, ये और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनुमान की चिकित्सा उपयोगिता: संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा निर्धारित की जाती है। ठीक है, वी गैस की कौन सी डिसीज़ है उसके बेस पे ही हम वो चिकित्सा करते हैं पूरी। पथ्य अपथ्य निर्धारण करने में युक्ति के साथ साथ अनुमान का भी प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब का ज्ञान हम कैसे अनुमान से लगाते हैं कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर दिस पेशेंट और नॉट। अनुमान की अनुसंधानात्मक उपयोगिता: ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को अनुमान कहते हैं। अनुमान तार्किक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो दो चीज़ों के बीच अचल संबंधों की सहायता से प्राप्त की जाती है। उसी आधार पर एक को देखते हुए हम दूसरे की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अनुमान प्रमाण दो प्रकार का होता है। अनुसंधान में उनकी विभिन्न अध्ययन तकनीकों के साथ साथ सह संबंधित हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़े थे जो पहले। शेषवत अनुमान मतलब कारण का अनुमान करना, पूर्वोत्तर समूह अध्ययन
के साथ सहसंबंधित हो सकता है। ये मॉडर्न में कोरिलेशन दे दिया इन्होंने, रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। शेषवत अनुमान क्या होता है? हमने कार्य को देखा और उससे हमने कारण का अनुमान लगा लिया, ठीक है। पूर्ववत अनुमान मतलब हमने ये कारण को देखा, उससे हमने कार्य का अनुमान लगा लिया। इसको हम मॉडर्न में ये कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। और ये क्या, सामान्य दृष्ट वर्तमान में सामान्य रूप को देखे जाने वाली घटनाओं का पर अनुभागीय अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। जो चीज़ें साइड बाय साइड देखी जाती है उनकी स्टडी अनुमान के थ्रू, ये हमने ऊपर ढंग से समझ लिया था, से संबंध किया जा सकता है। अनुमान प्रयोगात्मक अध्ययन के बाद एकत्र किए गए आंकड़ों का विवेचन करने में मदद करता है। सर्वे की बात हो रही है यहाँ पे कि सर्वे में हम कुछ डेटा लेते हैं और उसके बेस पे हम पूरे का ज्ञान लगा लेते हैं कि हाँ 1000 आउट ऑफ कि ये 1000 लोगों ने इस में से किसी ने इस चीज़ का आंसर ये दिया, किसी ने इस चीज़ का आंसर दिया है। सो वी अंडरस्टैंड अबाउट द जनरल पॉपुलेशंस डेटा थ्रू अ सेट ऑफ पीपल। हमने कुछ का ज्ञान लिया, उससे हमें बाकी सबका ज्ञान भी हो गया। इससे परिणाम निकालने में मदद मिलती है। अनुमान का अन्य प्रकार प्रार्थानुमान है, जिससे एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान दूसरे को वितरित किया जाता है। इसे अनुसंधान की रिपोर्ट लिखने के साथ सहसंबंधित किया जा सकता है। रिपोर्ट, रिसर्च, सर्वे की बात वहीं आ गई। दूसरों को इस ज्ञान को वितरित करने का साधन पंचव्यायी वाक्य है, जिसमें निम्न शामिल है। ये हमने ऊपर भी इसके 5 वो पार्ट्स पढ़े थे। प्रतिज्ञा माने हाइपोथेसिस, हेतु माने रीज़न, उदाहरण माने एग्जाम्पल, उपनय माने जस्टिफिकेशन, निगमन माने कंक्लूजन, जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब बाय।